Assalamualaikum viewers, मैं हूँ बुशरा जबी and welcome to my YouTube channel. Before going to the video, please subscribe to my channel and press the bell icon. So हमारा आज का जो टॉपिक है वो है what is organizational behavior और हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसके आगे फर्दर जो है वो लेवल्स क्या हैं. First of all, I would like to tell you what is the organization. Organizations are simply groups with two or more people that share a certain set of goals and meet at regular times. Organization जो होती है वो simply groups होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक गोल के लिए जो है वो रेगुलर टाइम या डेली बेस पर जो है वो एक दूसरे से मीटअप करते हैं. ठीक है. An organization is a collection of people who work together to achieve individual and organizational goals. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो किसी न किसी एक इंडिविजुअल के गोल के लिए या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जो है वो लोग इकट्ठे हुए हों. ठीक है. इससे मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि या तो कोई एक गोल रखने वाला, ठीक है, या तो कोई कॉमन गोल हो या हो सकता है कोई इंडिविजुअल गोल्स हो. ठीक है. और उन इंडिविजुअल्स को मिलकर जो लोग उस गोल को अचीव करने के लिए मिलकर जो लोग काम करते हैं उस तमाम के तमाम जो है वो सिनेरियो को या तमाम के तमाम लोगों को जो वो मिलके बनाते हैं कंपनी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, attitudes and performance in an organization is called OB. People in the organizations are very valuable asset of the organization. So this is the important part of the organization that they'll have to study the human behavior. तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो है जो ह्यूमन बिहेवियर के एटीट्यूड को, ह्यूमन बिहेवियर की परफॉर्मेंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. या तो कोई इंडिविजुअल होगा ऑर्गेनाइजेशन में और उस इंडिविजुअल का कोई जो है वो गोल होगा और वो आगे फर्दर लोग मिलकर उसके गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे. या तो कोई ऐसा गोल होगा जो कि ग्रुप ऑफ पीपल का कॉमन गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. या और इन सब चीज़ों के बाद आती है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं एंड देन आगे हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल होते हैं. और या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स मिलकर अगर किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करें तो वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं. As you can see by the picture, this is very well a depiction of the organizational behavior and organization. Okay. What is the organizational behavior? Organizations are social systems. Organization is a combination of humanity and technology. Organization is the study and application of knowledge about how people act within the organization. It is a human tool for human benefit. Organization, as we all know, that if the human beings are working in the organization, then they'll have to deal with the technology. ठीक है. तो जब वो टेक्नोलॉजी के साथ डील करेंगे तो ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिशन, तो उसको स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि दिस इज़ द ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट. अगर हम ह्यूमन को ही स्टडी करेंगे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फर्दर अब हमारे पास आती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Centralized organizational structures relies on one individual to make decisions and provide direction for the company. इसमें कोई एक इंडिविजुअल जो है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए डिसीजंस लेता है और कंपनी को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है. अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस
that this is rely on the team environment and different levels in the business. ऐसा होता है कि बिजनेस में बाजों का जो है वो टीम लेवल पर जो है वो जाकर देखना पड़ता है, टीम को काम करना पड़ता है किसी गोल को अचीव करने के लिए. अब individuals at each level in the business may have some autonomy to make business decisions. अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो है वो कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता. बाजों का जो है वो एक इंडिविजुअल ही कंपनी के तमाम के तमाम डिसीजंस ले सकता है, और बाजों का जो है वो टीम वर्क करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन. So here is the example of the centralized organizational structure, and then this is the example of the decentralized organizational structure in which the teamwork is going to be happen. So here are some objectives of the organizational behavior. That as we all know that when we study the organizational behavior, there must be some aims to study these organizational behavior. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे कौन से मकासद होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने. सबसे पहले हमारे पास आता है जॉब सेटिस्फेक्शन. हम ये देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, क्या उनको हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उनको बेनिफिट दे रही है कोई ना कोई, चाहे वो बेनिफिट मॉनेटरी हो, चाहे वो बेनिफिट मोरली हो. ठीक है, ये देखना इस स्टडी का काम है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसलिए किया जाता है ताकि हम चेक करें कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ के दरमियान. फिर फाइंडिंग द राइट पीपल. अब देखेंगे कि क्या हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो उस काम के लिए एलिजिबल हैं. अगर तो वो एलिजिबल है तो हम जो है वो उनको हायर करेंगे, या मज़ीद उस तरह के लोग जो हैं हायर कर सकते हैं. फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सॉरी because every organization has some sort of culture, every organization has some domains, every organization has some visions. तो जिस पर या कंपनी का जो भी मोटो है क्या उस पर हमारे लोग जो हैं या हमारी कंपनी जो है क्या उस पर काम कर रही है, क्या हमारे लोग जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. फिर आता है हमारे पास लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने का एक मकसद ये भी होता है कि हम अपनी कंपनी में होने वाले लीडरशिप को चेक करें, और अगर उस लीडरशिप के दरमियान या सबॉर्डिनेट्स के दरमियान अगर कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल स्टडी को कंडक्ट करते हैं. फिर आता है अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेटर. हम अपने एम्प्लॉयज़ को जब तक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनकी वर्क कैपेसिटी को, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ को, उनके अंदर जो है वो उनके विजन को, या उनके अंदर जितनी भी उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो वो पर्सन हो सकता है कि वो हमारी कंपनी के लिए उस तरह से बेनिफिट ना हो जिस तरह से कंपनी ने अपने लिए डायरेक्शन बनाई है. फिर आता है हमारे पास अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप गुड लीडर्स. अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से हमें ये बहुत बड़ी बात पता चलती है कि क्या क्या लैकिंग्स हैं, जो लैकिंग्स हैं फिर हम उनको अपने लीडर्स के दरमियान उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा के अपने लीडर्स को बेहतर, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं. फिर आता है हमारे पास डेवलप अ गुड टीम. जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी कंपनी में या हमारे जो है वो बिजनेस में ये लैकिंग्स आ रही हैं, तो हम उन उन लैकिंग्स को ओवरकम करके हम अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर टीम डेवलप कर सकते हैं. और उससे क्या होगा कि जब हमारे पास बेहतर टीम होगी, हम अपनी एम्प्लॉयज़ की जो है वो बिहेवियर्स को समझ सकते होंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर चल रहे होंगे, और हमारी कंपनी में बेहतर लोग मौजूद होंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. So these were the objectives of the organizational behavior, and here you can see, because we are studying about the organizational behavior, as you can see that these people are collectively or individually working for the betterment of the organization.
Okay, so here are some theoretical perspective regarding the organizational behavior. Every theory, organization related, every theory informs us about the real world evaluation. That the theories help us to evaluate and the management of the group of people. ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी कैसी है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं और उनके अंदर क्या अथॉरिटेटिव और क्या पावर की एबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी किस तरह से प्ले रोल करती है। पर्सनैलिटी प्लेज अ लार्ज रोल इन द वे अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद ग्रुप्स एंड प्रोड्यूसेस वर्क। Understanding a candidate's personality, either through test or through conversation, helps determine whether they are good fit for an organization or not. पर्सनैलिटी अगर एक इंसान की किसी भी एक इंसान की इस तरह की पर्सनैलिटी होगी कि उसके अंदर एबिलिटी है लोगों से बात करने की, उसके अंदर एबिलिटी है लोगों से अपना काम निकलवाने की, या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट लोगों से अच्छा करता है, लोगों को समझा अच्छा सकता है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी रखने वाले लोग जो हैं वो कंपनी के बेटरमेंट के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं और प्रोडक्टिविटी में कंपनी की इंक्रीमेंट ला सकते हैं। इसी तरह अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डिबेट in this topic, but here we will discuss about that. uh, if a company has some leaders, so then they should be focused, they should be centralized or decentralized, they should work according to the company's strategic management. ठीक है, अगर कंपनी के अंदर एक बंदे को ज़रूरत है, एक बंदा फोकस्ड है, एक बंदे को पता है कि वो अपने काम करने में मोटिवेटेड है और एक बंदा जो है वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो है ना वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, उसके अंदर लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, और तो ऐसा बंदा जो है हमेशा से कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब हो सकता है कि एक लीडरशिप जो है लीडरशिप रखने वाला बंदा माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी में ऐसा हो सकता है, या हो सकता है लीडरशिप उसने कहीं ना कहीं से लर्न की हो, बट द मेन फोकस इज अबाउट द लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दो चीज़ें पर्सनैलिटी और लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखने वाले बंदे होते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी में हाई चांसेस हैं इंक्रीमेंट के। अब बात आती है पावर अथॉरिटी एंड पॉलिटिक्स की। Power, authority, and politics all operate interdependently in the workplace. Understanding the appropriate ways these elements are exhibited and used. अगर हम इन तीनों चीज़ों को किसी भी पर्सन तीनों चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करें, इनको इस्तेमाल करने के किसी भी पर्सन को सही तरीके आते हैं, तो जो है कंपनी के लिए वो बंदा जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, अब आगे हमारे पास आता है organizational behavioral tools, that how the organizational behavior provides a set of tools। जो हमें organization behavior जो है वो set of tools जो provide करती है वो किस चीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, हम दो चीज़ों के लिए जो है वो organizational behavior को basically देखते हैं। एक तो ये कि people to understand and analyze and describe the behavior in the organization, कि लोगों को समझा जाए, उन्हें एनालाइज किया जाए और उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी हमारे पास चीज़ आती है जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, ये तो सबॉर्डिनेट्स की बात कर ली कि उनके बिहेवियर को एनालिसिस किया जाए, यानी कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। अब बात आती है कि मैनेजर्स, वो लोग जो कंपनी को डील कर रहे हैं, वो लोग जो कंपनी को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको किस तरह से जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, और ग्रुप्स और द होल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ये दो बेसिक पर्पस होते हैं। अच्छा, सो हियर आर सम लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे मैं आपको पहले बताया इनिशियली कि किस तरह से इंडिविजुअल ग्रुप्स और मिलकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंडिविजुअल की, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है
अगर उसके अंदर एक किसी भी एम्प्लॉय के इमोशन, उसकी वैल्यूज़, उसकी एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन और उसकी पर्सनैलिटी जो है, वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर एक बंदा इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो कभी भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा। सिमिलरली अगर उस बंदे की कोई ना कोई गलत परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग द कंपनी, या उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो लेज़ीनेस है, या उसकी पर्सनैलिटी में सुस्ती है, तो वो बंदा कभी भी कंपनी के दिए गए टास्क को पूरा करने के काबिल नहीं होगा। तो इसलिए इंडिविजुअल जो होता है उसकी हम तमाम की तमाम इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। Emotional stability, attitudes, perception, and the personality issue. So there are the very important topic for the individual is the very important thing, or individual is the very important factor for the uh, organization. So here comes the group. अच्छा, अब ग्रुप जो है, ग्रुप एज़ यू नो कि ग्रुप के अंदर जो है वो नेगोशिएशन भी होती है, ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ग्रुप में कम्युनिकेशंस भी होती हैं, ग्रुप जो है वो मिलकर टीम्स भी बनाते हैं। सो ग्रुप की इन तमाम बिहेवियर को स्टडी करना इट्सेल्फ अ वेरी बिग टास्क। अगर हम ग्रुप के अंदर होने वाली इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर लें, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएँ और उनके दरमियान टीम वर्क को बेहतर बनाएँ, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं हम उसको अचीव करने के लिए फर्दर एक स्टेप मज़ीद जो है वो पार कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अपने जो है वो टारगेट्स को किस तरह से जो है वो अचीव करती है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस कल्चर पर चलती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है, एंड देन जो लीडरशिप लीड कर रहे हैं जो अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनका बिहेवियर क्या है। So these are the levels of the organization which makes the organization its way towards the success. These all are very important levels for any organization. Okay, now there